IBS24 सरगुजा संवाद में ये मंच अब पूरी जिम्मेदारी के साथ दावे वादे और इरादे सेशन में मंच पर स्वागत करता है कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों का। साए कैबिनेट के ऐसे चेहरे जिनको हम पिलर्स कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, जो अपने अपने विभागों से आज सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतार रहे हैं, जिनका काम जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ता है। रामविचार नेताम जी प्रदेश के कृषि विभाग, एक कृषि आधारित प्रदेश में कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण आप विभाग संभाल रहे हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारियों को आप संभाल रहे हैं। नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपकी सेहत को लेकर के भी हम सब बड़े चिंतित हो गए थे। राम जी की कृपा से आज आप हमारे बीच में हैं, सकुशल हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। दूसरे हमारे साथ में इस मंच पर श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। मैं बड़ा ही सहज सरल मुस्कान के साथ आपको अपने काम करते हुए देखता हूं। नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत है। स्वास्थ्य और प्रदेश की चिकित्सा, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों को आप संभाल रहे हैं। हमारे साथ में युवा, लगनशील, तेज तर्रार लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, सौम्य मुस्कान के साथ काम करती हैं, लेकिन आपको भी पूरी ऊर्जा से हम अपने विभाग महिला और बाल विकास विभाग के कल्याण कामों में देखते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और गोमती साय जी हैं, बड़ी ही सौम्य और शांत हैं, लेकिन जब मुद्दों की बारी आती है तो तेज तर्रार तरीके से आप सदन में अपनी बात रखती हैं। गोमती साय जी वर्तमान में अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ सरगुजा विकास प्राधिकरण की आप उपाध्यक्ष हैं और चुनाव के बाद हम फिर से आपसे मुखातिब हैं। बहुत खुश हैं कि आप इस मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। रामविचार नेताम जी, 2024 बीतने को है, माइक ले लीजिएगा। 2024 बीतने को है। ये पूरा वर्ष चुनावी आपाधापी में बीता है। 2023 फिर 2024 कृषि से संबंधित ही सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। एक तो कृषि सेक्टर में जहां सबसे बड़ा आपका वायदा किसानों से था 3100 वाला, 21 क्विंटल धान वाला, इस पर विपक्ष अभी बहुत जोरदार हमले कर रहा है। बहुत संक्षेप में आप बताइए, उनको जवाब आपका क्या है? ये वायदा जो प्रॉमिस आपका था सरगुजा से और प्रदेश से, वो पूरा हो रहा है? सबसे पहले तो मैं IBC24 को इस सरगुजा संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये एपिसोड आपका खूब चले, इसके लिए मैं शुभकामना भी देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। और इसलिए शुभकामना और धन्यवाद कि आपके माध्यम से मुझे हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं से और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, हमारे तमाम सारे माननीय विधायकगण हैं, सीतापुर विधायक हैं, अंबिकापुर विधायक हैं, राम कुमार जी से लेकर के राजेश जी, शकुंतला सिंह जी और प्रबोध मीन जी, और एक मंच में आप लोग लाए स्वास्थ्य मंत्री जी को, फिर महिला कल्याण विभाग के मंत्री जी को, लक्ष्मी जी को, और सरगुजा प्राधिकरण के हमारे उपाध्यक्ष जी को भी आपने लाया, और तमाम सारे गणमान्य हमारे नागरिकगण हैं। मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं उन सबको भी मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक आपने कृषि से संबंधित प्रश्न किया है और कांग्रेस के आरोप के बारे में, तो कांग्रेस है अपोजिशन में है तो उनको कुछ न कुछ तो बरकरार नहीं है, कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना है। लेकिन कांग्रेस की बात में कभी यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी कथने करने में आसमान जमीन का फर्क रहा है। क्या बात करेंगे वो? 3100 रुपया में हमने वादा किया था, हमने वादा ही पूरा नहीं किया, बल्कि इस वर्ष भी 3100 के हिसाब से हम धान खरीदी करने का 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का हमने संकल्प लिया है
और पूरे योजना बना करके काम शुरू किया है, खरीदना शुरू किया है। 3100 के हिसाब से हम लोगों ने पिछली बार 100% लोगों को भुगतान भी कर दिया। पिछले 2 साल का बोनस बचा था लगभग 4000 करोड़ के लगभग का, वो राशि भी भुगतान कर दिया। इस वर्ष हम लोगों ने एक और सुविधा आगे बढ़ाया है कि जिन किसानों को तत्काल कुछ पैसे की ज़रूरत है तो हम धान खरीदी केंद्र में कम से कम 10,000 रुपये तक उनके अकाउंट में हम वहीं दे रहे हैं और राशि वहीं जमा कर रहे हैं। हम एमएसपी तो अभी डायरेक्ट हम जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अंतर की राशि है जो कृषि उन्नति योजना के तहत हम अभी देने वाले हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द हम दे दें, हमारी पूरी तैयारी है। तो इस तरह से हमारी एक व्यवस्था, एक सुदृढ़ व्यवस्था बनी है। एक किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के हित में हमें जो भी बड़े से बड़े निर्णय लेना हुआ तो हम लोगों ने लिया भी है और आगे ज़रूरत पड़ी तो हम और भी निर्णय लेंगे। इसमें किसी प्रकार से हम पीछे नहीं हैं। जहाँ तक 25 लाख किसान परिवारों के भलाई की बात है तो उनकी बेहतरी के लिए तमाम सारी योजनाएं चल रही। उस योजना का लाभ निश्चित ही हमारे प्रदेश के किसानों को आज मिल रहा है। 2 बातें और कही गई इसी खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी हुई, अमानक बोरों की और उनके वजन को लेकर कुछ बातें आई, कुछ बारदानों की कमी की बातें आई, कुछ कहा गया कि आधा समय बीत जाने पर भी अव्यवस्थाएं सरकार दूर नहीं कर पाई दावे और वायदे के मुताबिक। छीट फूट कहीं कहीं शिकायतें मिली हैं। जहाँ तक बारदाने में अमानक बारदानों को कहीं कहीं कोई शिकायतें मिली हैं, हम लोगों ने जांच कराया है, लेकिन वो समाचार जो है पोस्ट नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जहाँ तक कहीं बारदाना की कमी, स्वाभाविक है कि जब हमारे प्रदेश भर में करीब 13,000 से ऊपर जगहों में 1300 से अधिक स्थानों में धान खरीदी का काम चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि कहीं अधिक अगर माल आ गया तो वहाँ कमी हो रहा है, तो बगल के जो केंद्र है वहाँ एक्स्ट्रा अगर पड़ा हुआ है, सरप्लस है, तो हम वहाँ से भी आपूर्ति कर रहे हैं। इस तरह की जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं, स्थानीय वहाँ का प्रशासन और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी में ये सभी उनके नियंत्रण में, उनकी जानकारी के आधार पर सभी जगह धान खरीदी का हमारा व्यवस्था चल रहा है। किसानों को कोई तकलीफ़ें ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। ठीक बात है। और भी वैसे बहुत से सवाल हैं इस सेक्टर से जुड़े हुए, लेकिन चूंकि हमारा मंच बड़ा समृद्ध है, वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है। श्याम बिहारी जायसवाल जी है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभागों को संभालने वाले। जायसवाल जी, एक तो आपको शुभकामनाएं कि आप एक बड़ा चैलेंजिंग विभाग, प्रदेश की सेहत को आप संभाले हुए हैं, लेकिन इससे जुड़े चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। आपकी एक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआती दौर की एक घोषणा जिसमें आपने कहा 75 बरस का काम मैं 5 बरस में करके दिखाऊंगा, 600 करोड़ प्लस के काम अपने क्षेत्र में उतारूंगा। ये हो पा रहा है, शुरू हो गया है? जी, सबसे पहले तो IBC 24 परिवार को हमारे सरगुजा की पावन धरा पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करने पर बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे सभी नेतागण, सभी उपस्थित विधायक और दूर दराज से आए हुए सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 साल पहले जो ये स्वास्थ्य विभाग जिस स्थिति में अपने को मिला था, उसमें निरंतर काम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में आज बस्तर से लेकर बलरामपुर तक जनता का विश्वास सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति बढ़ा है। और मैं सरगुजा संभाग की बातचीत करूं तो आप देखेंगे कि ये वही सरगुजा की धरती है
जहां मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खुलवाया था, उसकी हॉस्पिटल को बनवाना चालू किया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल 109 करोड़ पैसे का अभाव में आज तक नहीं बन पाया। उसके लिए हमने पैसा भी दिया, स्वीकृत भी किया और पैसा जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिए हैं। उसमें टेंडर प्रक्रिया भी लग रही है और आने वाली 1 साल के अंदर जो भव्य हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज का वो मिल जाएगा। ये वही सरगुजा है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव की बात लगातार सदियों से मांग हो रही थी। उसको देखते हुए हम लोगों ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो एम्स के तर्ज पर सिम्स की स्थापना हम करेंगे, वो भी अंबिकापुर में स्वीकृत है। साथ ही साथ ये पहली बार हुआ है जब किसी भी सरकार ने किसी भी राज्य में एक साथ 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात को लेकर कि 4 मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति हुई उसमें एक हमारे सरगुजा संभाग का, मेरा ही विधानसभा मनेंद्रगढ़ में स्वीकृति हुई है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। और आपने मेरे विधानसभा में कहा तो मैंने निश्चित रूप से कहा है कि जो काम 75 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में इस बार करके दिखाएंगे। और 600 करोड़ की जहाँ तक बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे यहाँ भूमि पूजन किए थे तो 552 करोड़ रुपए का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम करा दिया है, वो दस्तावेजी प्रमाण है। उसके अलावा अभी 330 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, उसकी अभी टेंडर प्रक्रिया में है। 241 करोड़ का रेलवे की जो लाइन है वो जनवरी महीने में संभावित है कि टेंडर लग जाए। तो ये 600 करोड़ का तो ये काम अभी पेंडिंग है। आप 600 बोल रहे थे, मैं 1200 करोड़ का हिसाब दे दिया। इसके अलावा चुटपुट 800 करोड़। चलिए एक बार तालियां हो जाए इस बात के लिए। अब आपने चूंकि अपने क्षेत्र का जिक्र किया और बहुत मुझे खुशी है कि आपने कहा कि 1200 करोड़ के काम तो ऑलरेडी ऑन हैं, चालू हैं। अगली बार जब आएंगे संवाद में तो उसका ज़रूर हिसाब आपसे लिया जाएगा। जनता चूंकि पूछना चाहती है जो आप वायदे करते हैं उसका क्या। आपके अपने गृह जिले में नवाडी में प्रेसिडेंट की जो पंडो जनजाति वाला क्षेत्र है, आप देखिए 5 किलोमीटर की सड़क ना होने का खामियाजा, ये अभी ये समाचार मैं स्वयं पढ़ता हूं तो बड़ा मन में कष्ट होता है। आपके अपने क्षेत्र में महज 5 किलोमीटर है लेकिन उस पर कंधे पर लेकर जाना पड़ता है स्वास्थ्य मंत्री जी के इलाके में। क्यों ये स्थिति, कब दूर होगी? देखिए, पहला चीज़ तो मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी ग्राउंड जीरो में जाकर वस्तु स्थिति दिखाया। पहले तो ये दिखाया गया कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण खाट में ढोकर पंडो जनजाति के व्यक्ति को ले जाया जाता है। मैंने उस समय भी कहा था कि कहीं भी प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारी एम्बुलेंस सुविधा न पहुंचे। हमारा एम्बुलेंस जहां तक सड़क जा सकता था जाकर खड़ा था। ये पड़ताल आपके ही चैनल ने किया। तो पहला चीज़ तो एम्बुलेंस की कमी वाली बात समाप्त हो गई। दूसरा चीज़, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वहाँ 5 किलोमीटर सड़क नहीं है, लेकिन इसके जड़ में जाना पड़ेगा कि आज़ादी के 75 साल बाद अगर जनजाति समाज के, पिछड़े जनजाति वर्ग के, उनके घरों तक सड़क नहीं पहुंचा तो कौन जिम्मेदार। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय हमारे जनजाति विभाग को देख रहे हमारे वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बस्तियों को चिन्हांकन करके जहां विशेष पिछड़ी जनजातियां रहते हैं, मुझे लगता है कि सरगुजा संभाग में 1000 से ऊपर सड़कें जो हैं काम चालू हैं और वो नवाडी भी उस प्रोजेक्ट में शामिल है। अगर आज़ादी के बाद किसी ने चिंता किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और जो घाट में ले जाना पड़ा उसका दोष पुराने पूर्ववर्ती सरकार, जिन्होंने 70 सालों तक देश में राज किया, आदिवासियों के नाम पर वोट मांगा और उनके लिए कुछ नहीं किया जी। और वो सड़क अब बनेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार वो 5 किलोमीटर की खबर भी हम ही दिखाएं और चकाचक वो रोड दिखाएं, एम्बुलेंस दौड़ती उस पर दिखाएं। वैसे एम्बुलेंस की ज़रूरत किसी को ना पड़े, पर ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली सबको ज़रूरत इसकी पड़ती है। एक और बात है, अब मैं आता हूँ एक आरोप पर, बड़ा तीखा आरोप है कि मोदी जी की गारंटी में एक स्वास्थ्य कार्ड और उसमें मिलने वाला 5 लाख का लाभ नहीं मिल रहा, चलते नहीं है, डॉक्टर्स को भुगतान नहीं हो रहा। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, विधानसभा में भी विपक्ष का ध्यानाकर्षण आया था, प्रश्न भी लगे थे। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार बनी तो इन्होंने
पिछला बकाया करीब 1100 करोड़ रुपए पिछले हॉस्पिटलों के इन्होंने बचाया था। और मैंने विधानसभा में लिखित जवाब भी दिया है कि अब हमको 860 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना है। उसमें 300 करोड़ रुपए हमने एक हफ्ता पहले जारी कर दिया है, बाकी के पैसे भी उनको देंगे। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक आयुष्मान कार्ड में इलाज नहीं होने की बातचीत है, ये हो सकता है कि एक आध ऐसी कोई बात आई हो, परंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि प्रदेश के 100% हॉस्पिटल हैं जहां आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। अगर हमारे पास ऐसी शिकायत आती है कि कोई हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं कर रहा है, तो हम उस पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत और जो हमारा आयुष्मान कार्ड में जो योजना है उसके नियमों के तहत हम जो है उस पर कार्रवाई भी करेंगे। फिलहाल आपको बताते हुए खुशी है मुझे कि हमने इस साल केवल एक साल में 30 लाख आयुष्मान कार्ड की संख्या हमने बढ़ाया है। 30 लाख, तो निश्चित रूप से इलाज की संख्या भी बढ़ा है। और पिछले बार से जो दावा क्लेम है वो लगभग 35% ज़्यादा हमारी सरकार में हुआ है, जो ये बताता है कि हमारे आयुष्मान कार्ड का लाभ जनता को मिल रहा है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो 35% बढ़ता नहीं, 30 लाख आयुष्मान कार्ड बनते नहीं, तो पूरे प्रदेश में आज ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। दो नारी शक्ति भी हैं मंच पर, लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, पहली बार की विधायक और इकलौती महिला मंत्री, अभी मंत्रिमंडल की ओबीसी फेस महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष आप रहीं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। शुभकामनाएं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं महिला शक्ति के लिए जो मंच के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन लक्ष्मी जी, एक बड़ी पहले एक चीज़ के ऊपर आए, एक उपलब्धियों पर तो आप अपनी बात रखिए ही कि क्या बड़ी उपलब्धियां हैं विभाग की। कुछ अपग्रेडेशन का काम सरकार बड़ी तेज़ी से कर रही है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा जो बेसिक है ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और दूसरा योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का बेसिक काम आंगनवाड़ियाँ कर रही हैं, जिनको आप लोग अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताएं। थोड़ा एक पालना योजना हम लोगों ने सुनी है, ये सही मंच होगा कि आप यहाँ से अवेयर करें। एक छोटा सवाल इसमें और मैं जोड़ता हूँ, अभी हमने पिछले पैनल में चर्चा की थी, ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य भी है और दुख भी है कि बाल विवाह को रोकने के लिए अब हमको कैंपेन चलाना पड़ रहा है सरगुजा में। तीनों पर जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको और इस IVC 24 सरगुजा संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं, और आज के इस सरगुजा संवाद में उपस्थित हमारे दो माननीय मंत्रीगण, हमारे सरगुजा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और यहाँ पे बैठे जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्तागण, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम करती हूँ। रही बात हमारे महिला बाल विकास की, मैं अगर सरकार की उपलब्धि गिनाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया, उसके बाद 5 साल जो विकास होने चाहिए थे वो विकास नहीं हो पाए थे, उसे पूरा करने का काम हमारे सम्मानीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हो रही है। क्योंकि ये मेरा विभाग है महिला बाल विकास का, तो मेरे विभाग में उपलब्धियों की बात करूं तो ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं। महतारी वंदन योजना जो सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही महिलाओं की, और महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और स्वावलंबी हो, उसके लिए सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमने मिनी आंगनबाड़ी को अपग्रेड करके मेन आंगनबाड़ी में कन्वर्ट किया है, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। समथिंग 3900 आंगनबाड़ी को हमने अपग्रेड किया है। सक्षम आंगनबाड़ी के बारे में आप शायद बता रहे हैं। सक्षम आंगनबाड़ी 12 आकांक्षी जिलों में हमने, क्योंकि आकांक्षी जिला होने की वजह से हम खेल खेल में ही बच्चों को कैसे सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, उनके शारीरिक मानसिक विकास कैसे डेवलप हो, इसीलिए हमने सक्षम आंगनबाड़ी और साथ में वाटिका पोषण वाटिका के माध्यम से उसे डेवलप करने का काम किए हैं। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा विभाग ऐसा विभाग है जो बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके और समाज कल्याण, क्योंकि विभाग है तो बूढ़ों से लेके, मतलब वृद्ध जन से लेके हमारे विभाग काम कर ही रहा है।
और उपलब्धि ऐसी ऐसी हैं, क्योंकि ये उपलब्धि पहले कभी नहीं हुई जो उपलब्धि आज मैं इस मंच के माध्यम से रख रही हूँ। बहुत सारे हमने काम किए हैं। हमने 336 प्रेक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी कर दी है और बहुत सारे ऐसे योजना हैं जो अभी चल रहे हैं, वो सक्षम आंगनबाड़ी हो, चाहे मिनी आंगनबाड़ी से मेन आंगनबाड़ी में अपग्रेड करने की बात हो, चाहे क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी से मेन आंगनबाड़ी में कन्वर्ट किए हैं तो कार्य उसमें सहायिका नहीं रहते थे, अब सहायिकाओं की भी नियुक्ति होगी। तो ये हमने एक उपलब्धि हासिल की है और आने वाले समय में हमारा विभाग और अच्छे से काम करेगा। चलिए, उम्मीद हम करते हैं। और आपने जो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स बताएं, चाहे सक्षम आंगनबाड़ी हो, चाहे एक पालना है, थोड़ा और देर बाद मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा, और एक पोषण वाटिका है, ये तीनों बेसिक काम हैं जो इस समय सरकार का ये विभाग कर रहा है और स्पेशली सरगुजा में कर रहा है। हमारे साथ में यहाँ गोमती साय जी, सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। पहले तो गोमती जी धन्यवाद आपको इस मंच पर मैं कहूँगा कि आप अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। सबसे बड़ी बात, सरगुजा के विकास में पिछली बार जब हम आपसे चर्चा के लिए आए थे, आपने कुछ बड़े मुद्दे बताए थे। उन मुद्दों की तरफ प्राधिकरण में रहते हुए ये वर्तमान सरकार, चूंकि एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, रामविचार नेताम जी जैसे कद्दावर फेस इस क्षेत्र का वहाँ दमदारी से प्रतिनिधित्व करते हैं, श्याम बिहारी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, आप लोग मिलकर सरगुजा के विकास को लेकर एक जो आपने रोड मैप बनाया था, प्लान जो तैयार किया था, हाल में इनकी मीटिंग्स भी हुई, क्या ऐसे 3 बड़े काम हैं जो आप गिनाना चाहेंगे? पुनीत जी, सबसे पहले आप सब नमस्कार। और मैं IBC 24 के इस चैनल को भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस मंच में बैठने का अवसर मिला है। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, हमारे आदरणीय रामविचार नेताम भाई साहब जी हैं, आदरणीय हमारे श्याम बिहारी भाई साहब जी हैं, आदरणीय महिला बाल विकास मिनिस्टर लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, हमारे तमाम विधायक जी नीचे बैठे हुए हैं और हमारे सभी दर्शक श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। देखिए पुनीत जी, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी का सरकार 1 साल हो गया है और उसमें हमारे तीनों मिनिस्टर जी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देती हूँ और साथ में हमारे CM साहब को भी बहुत बधाई शुभकामनाएँ देती हूँ और मोदी जी को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि 1 साल की हमारे छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, 1 साल पर बोलें कि 3 विषय ऐसा कोई बड़ा विषय हो जो सरकार काम किया है। मैं बेशक 1 साल के कार्यकाल में विष्णुदेव साय जी का सरकार में जो उपलब्धि है, खास करके हम लोग ट्राइबल एरिया में आते हैं, खासकर सरगुजा संभाग हमारा ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में सबसे बड़ा उपलब्धि है जनमन योजना, हमारे केंद्र सरकार की योजना है जिसमें हमारे रामविचार नेताम जी मिनिस्टर हैं और बड़े अच्छे ढंग से काम हो रही है। जहाँ जहाँ संथाल ट्राइबल रहते हैं, वहाँ जहाँ पहुँच विहीन है वहाँ को सबसे पहले पहुँच विहीन बनाया जा रहा है, काम हो रही है, बड़ा अच्छे ढंग से काम हो रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बधाई शुभकामनाएँ देती हूँ कि एम्स के तर्ज में आज एम्स भी मतलब तर्ज में मेडिकल कॉलेज यहाँ सरगुजा अंबिकापुर में ऑलरेडी खुल चुका है। ये हमारे शासनकाल में हुआ है। हमारे एम्स के तर्ज में जसपुर जिला में CM के अपने विधानसभा में 200 बेड का हॉस्पिटल खुल चुका है। जहाँ जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे अपने विधानसभा में हमारे मिनिस्टर साहब दे चुके हैं और जहाँ जहाँ 10 बेड है उसको 30 बेड करने का काम भी हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर कर चुके हैं। कृषि यूनियन में हमारे रामविचार भाई साहब को मैं बहुत बधाई शुभकामनाएँ देती हूँ कि आज कांग्रेस सरकार शासनकाल में 2500 रुपया देने का वादा किया था, जो 4 किस्त में पैसा को दिया जाता था, लेकिन आज विष्णुदेव साय जी का सरकार एक मुश्त पैसा देने का वादा किया था, जो आज साकार 1 साल हो गया। ये 2रा साल है जिसमें से हमारे किसान लगातार कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो हमारे विष्णुदेव साय जी का सरकार और रामविचार नेताम जी के सरकार में इतना लोग मतलब कृषि क्षेत्र में प्रभावित हैं, जो आज मैं इस मंच में कह सकती हूँ, एक किसान मैं भी हूँ इसलिए कह सकती हूँ कि एक भी
मतलब जगह खाली नहीं बच रहा है, जो हमारे किसान धान का खेती कर रहे हैं। जी, एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि आपके पूर्व पैनलों ने यहाँ इस इलाके में सरगुजा के लिए, खासतौर से जब यूथ पैनल से हम बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर्यटन को लेकर असीम संभावनाओं पर काम करने की बात की। तो आई एम श्योर अगली बार रास्तों के साथ आप उस पर आएंगे। थोड़ा समय कम है, मैं थोड़ा पुनीत जी मैं जा रही हूँ उसी में। हमारे विष्णुदेव साई जी का सरकार कई जगह, चाहे जसपुर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे मैनपाट हो, चाहे कैसे कितने हमारे जितने सरगुजा क्षेत्र में जहाँ जहाँ पिकनिक स्पॉट है उसको पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तो ट्रैवल क्षेत्र में आती हूँ, जहाँ मतलब खेल हो, खेल जगत में उसको खेल के बढ़ावा। जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा। जोरदार तालियां हो जाएं। अरुण साहब जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आज कैबिनेट होनी है, लेकिन इसके बावजूद आप यहाँ पधारे हैं। नमस्कार आपको अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां बजाइए जरा। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जोरदार तालियां अरुण जी के लिए। सादर नमस्कार मंच से भी आपको, बहुत स्वागत है आपका। कैबिनेट के तमाम साथी हैं जी, आपने बताया, अपनी बात रखी। मैं एक छोटे से सवाल की तरफ अब मैं नेताम साहब को ले जाना चाहूँगा। रामविचार जी, एक थोड़ा सा मन को पीड़ा देने वाला, चुभने वाला सवाल है। चूँकि आप आदिम जाति कल्याण विभाग से हैं, स्वास्थ्य विभाग के श्याम बिहारी जी भी यहाँ मंच पर हैं, लेकिन हमने देखा पोटा केबिन में, आश्रमों में, ये विधानसभा में भी मामला उठा, बच्चों की मृत्यु के मामले में कुछ संदेह, कुछ गलत जानकारी के आरोप थे। क्या आपको लगता है कुछ गलत जानकारियां दे रहा है विभाग, ढंग से जानकारियां नहीं दे रहा? श्याम बिहारी जी से बाद में पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूं। ये पोटा केबिन में, आश्रम में, जहां जी चालू है मंत्री जी। देखिए, बस्तर संभाग उग्रवाद से प्रभावित रहा है और पिछले लंबे समय से, और उस स्थिति में वहाँ आश्रम छात्रावास स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। हमारी सरकार जब पहली बार 2003 में बनी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय भी मेरे पास विभाग रहा। तो उस समय हम लोगों ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि तत्काल में उन क्षेत्रों में जो विस्थापित हो रहे हैं, जो नक्सली मूवमेंट की वजह से, उनके प्रभाव की वजह से, उनके अत्याचार अन्याय की वजह से बच्चों का भविष्य जो अंधकार में हो रहा है, इससे हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि तत्काल में ये पोटा केबिन के माध्यम से हम छात्रावास और बाकी का स्कूलों का संचालन करेंगे, जिससे कि तत्काल जितना जल्दी हो बन सके। उन क्षेत्रों में बने उस समय, लेकिन पिछले 5 साल में जितना उसका रखरखाव होना चाहिए था, वो रखरखाव नहीं हुआ। कितने के लेट बात जो है नहीं है, आज कितने के टूटे फूटे हैं, मेंटेनेंस नहीं हुआ। अब हमारी सरकार, अभी नई सरकार आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में बने हुए अभी 1 साल हुआ। 1 साल में ऐसा तो नहीं है कि हमारे समय में खराब हो गया। ये पहले पिछले 5 साल की अव्यवस्था की वजह से, और अव्यवस्था की वजह से आज जो शिकायतें मिल रही हैं वो उसके वजह से मिल रही। अब इस तरह के जहाँ जहाँ शिकायतें हैं उसको दूर करते हुए हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए, आपको बता दूं कि प्रदेश में जितने भी भवन विहीन छात्रावास और आश्रम हैं, उन तमाम सारे भवन विहीन जितने भी बिल्डिंग हैं, उनको एक साथ बनाने का हमने निर्णय किया है। पार्ट में इस बार करीब हम लोगों ने 180 आश्रम छात्रावास भवन बनाने का निर्णय किया, जिसमें कि 100% आपके बस्तर में है। 25 से 30 मौतें 1 साल में रिपोर्ट हुई हैं। ये आपके शासनकाल की, ये आपके शासनकाल की 25 से 30 मौतें, जिस पर बस्तर विधायक ने आपसे प्रश्न पूछा। आपने कहा कि मैं दिखवाऊंगा इसको अगर इसमें अधूरी जानकारियां अधिकारियों ने दी होंगी। 2 उनके आरोप थे, और चूंकि सदन का है इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सही मंच है। आप बताएं, क्या सच बात है? कोई अधिकारी छिपाते हैं क्या? उनको बदल रहे हैं आप ऐसे? देखिए, मैं समझता हूं कि आप अपनी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करिए। इसलिए करिए
कि ये 25 मौतें की बात नहीं है। मौतें हुई हैं, 15-16 की मौतों की जानकारी है। विभाग से, संबंधित जिले के कलेक्टरों से लगातार हम बात कर रहे हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बात कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग कारण हैं। कई जगहों में मलेरिया की वजह से, कई उल्टी दस्त की वजह से, क्योंकि सुदूर अंचल में लोग रहते हैं और उसमें तरह तरह के जो जब बीमार होकर के बच्चे आते हैं तो बताते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है। अचानक हॉस्पिटल ले गए, मानता हूं, कुछ दिन के बाद कुछ हो गया। आदरणीय मंत्री जी, बिल्कुल आपकी बात को इसके बावजूद मैं आगे, मेरी बात सुनिए, इसके बावजूद हमने सख्ती से उन क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए संबंधित के खिलाफ हमने एक्शन लिया है और कहीं भी इस तरह की शिकायतें मिले तो संबंधित कलेक्टर जिम्मेदार होगा, इस तरह का निर्देश हम लोगों ने दिया है। बहुत सही, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आपने खुल के इस बात को कहा भी और यही बात आपने वहाँ भी कही थी कि हमारे पास 15 से 16 की जानकारियाँ हैं। ये उनका आक्षेप था, ये मैं दोहराता हूँ कि ये उनका सवाल था, चूँकि सवाल था, पटल पर था और ये जवाब क्लैरिटी से आना चाहिए। आपने इसका स्पष्टता से, बहुत जिम्मेदारी से उत्तर दिया। स्वास्थ्य मंत्री जी भी हमारे साथ इस मंच के ऊपर हैं। एक और बात है, एक इसी से बात जुड़ती हुई है श्याम बिहारी जी, क्या एक इंस्पेक्शन की ज़रूरत, एक समीक्षा की ज़रूरत आपको लगती है? ऐसे तमाम जगहों पर एक हेल्थ चेकअप तो होता ही है, वहाँ होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में कई जगह बदहाली के आरोप लगते हैं। कुछ एक ज़िला अस्पताल हैं जहाँ बार बार अधिकारी कर्मचारी बदसलूकी, कुछ लोग शराब पी कर आना, ऐसी शिकायतें हमको बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है खबरें जनता तक पहुँचाने में। तो एक इंस्पेक्शन, नज़र रखना, इनके ऊपर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। और ये सूरजपुर की भी घटना है। निश्चित रूप से इन सारे छात्रावास, आश्रम या पोटा केबिन हैं, इनकी सतत निगरानी तो करना ही चाहिए और सरकार लगातार कर भी रही है। परंतु माननीय मंत्री जी ने जिस बात को अभी बताया और आपने पूछा, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि 15-16 मौतें हुई हैं, उसमें कई कारण हैं और कारण के अलावा एक बड़ा कारण ये है कि जब बच्चा बीमार होता है तो अधीक्षक या वहाँ जो सुपरिंटेंडेंट हैं, जो भी, उनके माध्यम से इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन अधिकांश केसों में जब हम लोगों ने उसकी जांच कराया तो परिजन ले जाते हैं उसको इलाज के नाम पर कि हम ले जा रहे हैं और उसको ले जाकर गांव में स्थानीय स्तर पर इलाज करते हैं। तो ऐसे मेरे सामने उस समय भी मलेरिया के प्रकरण में 2-3 प्रकरण आया था जिसमें बच्चों की मौत हो गई और हमने इस बात को पूरी जांच भी कराया। कई बार होता है बच्चे छुट्टी में जाते हैं, गांव में बीमार पड़ जाते हैं, उसको समय पर हॉस्पिटल ले जाते नहीं, तो ऐसे भी प्रकरणों में मौत की बात आई है और ये इसके मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं, मैं बाई नेम भी बता सकता हूँ, अभी नहीं रखा हूँ। तो इसके लिए सरकार चिंतित है। और आपको बता दूं, जब मलेरिया का प्रकोप हुआ, हमने 100% मलेरिया के टेस्ट जो है स्कूलों में और पोटा केबिन में जाकर बस्तर में कराया था। और जब मलेरिया का प्रकोप हुआ था तो आपको ध्यान होगा, मैं स्वयं बीजापुर गया था और पोटा केबिन भी गया था और वहीं से निर्देश करके पूरे 100% जांच भी हुए थे। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और एक बात है, 660 का जो आपने रीजेंट खरीदी घोटाला पकड़ा है, उसके लिए शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां इस पर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे कामों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं और जो सजगता की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की मंशा है, आप लोगों की मंशा है कि सही चीज़ें सही तरीके से जनता तक पहुँचें। लेकिन उनमें अगर कोई पलीता लगा रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, निचला कर्मचारी हो, उसको भी पनिशेबल चीज़ों तक पहुंचाया जाए, उनकी भी समीक्षा की जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के संज्ञान में लाते हैं। वक्त कम है, इशारा हो गया है मुझे, मेरे पास कई और महत्वपूर्ण सवाल थे, लेकिन मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबको कि आप सब इस मंच पर आए। और अगले बार जब आऊँगा संवाद में अपनी टीम के साथ में, तो कोशिश करूँगा कि और विस्तार से आपके विभागों पर और सरगुजा पर बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक स्मृति चिन्ह हमारी टीम की तरफ से आप सभी को प्रदान करना चाहता हूँ। आदरणीय राम एचआर जी हैं, मैं फिर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। रियली मैं ही था मंच के ऊपर, बड़ा चिंतित हो गया था। स्वास्थ्य मंत्री जी बगल में पूरे समय रहे थे वैसे वो आपके साथ।